Assalamualaikum. We are going to start force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field from second year physics chapter number 14 electromagnetism. Let us define magnetic force. Magnetic force is produced when a magnet exert a force on an other magnet. Moving charge or current is called magnetic force. अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स तब प्रोड्यूस होती है जब दो मैग्नेट्स इंटरेक्ट करें। तो एक परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है और दूसरा कोई करंट हो सकता है जो अपनी सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो इस टॉपिक में हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और एक वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है। तो परमानेंट मैग्नेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो मैग्नेटिक फोर्स है और वो दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन से ही प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मींस के परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल भी होती हैं प्लस यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती हैं। जो फील्ड लाइंस हैं उनके इन बिटवीन जो एरिया है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में हमने पढ़ा हुआ है। तो अगेन इसका मेन थीम क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको परमानेंट मैग्नेट में रखा गया है। करंट कैरिंग कंडक्टर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और परमानेंट मैग्नेट जो है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों इंटरेक्ट करते हैं जिसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, फोर्स प्रोड्यूस होती है और वो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट करती है और करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मूव करता है। और इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स है हमने एनालाइज करना है उसको, कि उसको हम कैसे वेरी कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले कुछ हमारे पास यहाँ पे थ्योरी है जो हमने इसमें एक्सप्लेनेशन में रखनी है, क्योंकि ये बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस वजह से इसमें आप लोगों ने डायग्राम भी ऐड करनी है और ये थ्योरी भी जो है ये आप लोगों ने डिस्क्राइब करनी है। तो हमारे पास ये एक कॉपर का रॉड है, इसको हमने कॉपर रेल्स के ऊपर, यहाँ पे जो ब्लू आपको यहाँ पे ये रॉड नज़र आ रहे हैं, तो ये कॉपर रेल्स हैं। तो इनके ऊपर ये रॉड रखा हुआ है और ये जो कॉपर रेल्स हैं इनके क्रॉस हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। इस सारी अरेंजमेंट को हमने उठा के एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपवर्ड आपको डायरेक्शन जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस सारी अरेंजमेंट को हमने उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे तो इस रॉड में करंट मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस रॉड में करंट फ्लो करने की वजह से इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूविंग चार्ज या फिर करंट अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ये स्ट्रेट है, इसकी सराउंडिंग में सर्कुलर फॉर्म में है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर या रॉड का मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस रॉड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी और ये रॉड जो है यहाँ पे मूवमेंट शो करेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रही है वो किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम उनको एनालाइज करते हैं और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उनको यहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो है, रॉड के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर हम करंट कंडक्टर में बढ़ाते हैं तो कंडक्टर फास्ट मूव करता है और अगर हम करंट उसमें कम कर देते हैं तो कंडक्टर जो है वो स्लो मूव करता है। तो इट मीन्स करंट बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज हो रही है और करंट को कम करने से फोर्स भी कम हो रही है। तो that is why force and current are directly proportional to each other। सेकंड पैरामीटर जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करती है वो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉपर रेल्स के ऊपर रॉड रखा हुआ है और कॉपर रेल्स को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि अगर आप लोग
मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं, एक मैग्नेट की जगह पे दो मैग्नेट यूज़ कर दें, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि रॉड फास्ट मूव करता है। तो रॉड फास्ट मूव करने का मीनिंग क्या है, उसके ऊपर फोर्स इंक्रीज हो रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस किया जाए तो जो रॉड है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से फोर्स इंक्रीज होती है, कम करने से कम होती है। उसके बाद थर्ड फैक्टर जो है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने कॉपर रेल्स के ऊपर जो रॉड की लेंथ रखी हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रॉड की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड पे बढ़ाएंगे तो रॉड फास्ट मूव करता है, और अगर लेंथ को कम किया जाए तो रॉड स्लो डाउन हो जाता है। तो इट मीन्स लेंथ ऑफ रॉड प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। तो फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा। तो आपको पता है साइन अल्फा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, 1, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है, लेकिन हम यहाँ पे जीरो और मैक्सिमम को डिस्कस करेंगे। तो साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब रॉड को मैग्नेटिक अल्फा एंगल है किसके इन बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड के इन बिटवीन और लेंथ ऑफ रॉड के इन बिटवीन। तो अगर हम रॉड को पैरेलल रखें मैग्नेटिक फील्ड के तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करती रॉड के ऊपर, और अगर हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखें तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है। एफ प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि रॉड को पैरेलल रखेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, और अगर रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। और इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम एक सिंगल फॉर्मूला में मर्ज कर दें या वाइंड अप करें तो हम इसको लिख सकते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू करंट passing through conductor, length of the conductor, magnetic field of the permanent magnet, and angle sine of angle between length of rod and magnetic field। तो यहाँ पे k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और अगर हम लोग SI यूनिट्स में देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, इस k की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा। तो ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का जो एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, रॉड के ऊपर जिसकी लेंथ L है, उसमें करंट आई है और वो मैग्नेटिक फील्ड में B में रखा गया है एट अ सर्टेन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड उसके ऊपर एक्ट करेगा। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये क्रॉस प्रोडक्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब हम इस फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल डिफाइन किया हुआ है, उस राइट हैंड रूल से हम लोग इस फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे। अब हमें ये देखना है फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल गया है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फा है जो इस रॉड के ऊपर एक्ट करता है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट वर्ड है, राइट वर्ड है, अप है या डाउन है, उसको हमने देखना है। तो डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाता है बाय राइट हैंड रूल। यहाँ पे फिगर में देखें तो हम इसकी डेफिनेशन यहीं से डिफाइन कर सकते हैं राइट हैंड रूल की। आपकी हैंड को आपने ऐसे ही स्ट्रेट रखना है जैसे यहाँ पे फिगर में शो हो रहा है, और ये राइट हैंड है। तो आपकी ये वाली जो फिंगर है, ये वाली मिडल फिंगर जो है, जो जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो आपने इसको हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एडजस्ट करना है। उसके बाद दो चीज़ें हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट पता है। तो हम इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, और आपका जो हैंड का फेस है ये शो करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पे इस फिगर के ऊपर अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करें, अपनी फिंगर्स को ऊपर की तरफ एडजस्ट करें जैसे यहाँ पे हैंड में एडजस्ट की हुई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। उसके बाद जो करंट है इस रॉड में वो इस तरफ है, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल से जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी, राइट वर्ड डायरेक्शन आएगी। तो इस रॉड के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में है, तो रॉड यहाँ पे स्लाइड करेगा किसके ऊपर, कॉपर रेल्स के ऊपर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे राइट हैंड रूल से इस फोर्स की डायरेक्शन डिटरमिन की जा सकती है। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो
फोर्स है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, लेंथ ऑफ रॉड का और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली फोर्स परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी और लेंथ ऑफ रॉड के ऊपर भी ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो तीनों वेक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो तीनों एक दूसरे सब पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी डायरेक्शन को आप लोग राइट हैंड रूल से डिटरमिन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और रूल ऐड किया हुआ है जिससे आप लोग इसकी डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल फैक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उससे भी डिटरमिन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड था, मींस के वाई एक्सिस के ऊपर था। लेंथ जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था। इससे पीछे वाली फिगर में अगर आप लोग देखें, जो कॉपर रेल की फिगर है, तो इसमें करंट देखें ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास बनता है वाई एक्सिस। तो जो एल क्रॉस बी है या वी क्रॉस बी है यहाँ पे, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज है, तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर आपको राइट हैंड रूल नहीं भी आता तो आप वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो लगा के जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें करंट किसके ऊपर है, जे के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, के एक्सिस पे, जी एक्सिस पे है। तो यहाँ पे फोर्स में एल क्रॉस बी है, तो एल की डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे बी की डायरेक्शन से। एल की डायरेक्शन क्या है, जे, और बी की डायरेक्शन क्या है, के। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है उस रूल के मुताबिक जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, हमारे पास आई के इक्वल होता है। तो आई डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस को शो करती है, तो वो राइट वर्ड होता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो आप राइट हैंड रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है उससे भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे इस फिगर में देखें वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का एक और भी रूल पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे वो क्या है, वी, ये एल क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है या वी क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे वी को रिप्लेस कर देंगे एल से। तो इसमें भी हमारे पास वी की जगह पे क्या है, एल है ये। तो हमने एल क्रॉस बी करना है। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जो राइट हैंड रूल है वो क्या है कि आप फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ रोटेट करते हैं थ्रू स्मॉलर एंगल। राइट हैंड रूल टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसको अब हम डिफाइन कर रहे हैं। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे एल क्रॉस बी है, एल को रोटेट करेंगे बी की तरफ थ्रू स्मॉलर एंगल। तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इधर को रोटेट करेंगे। अगर इधर से रोटेट करते हैं तो ये ग्रेटर एंगल बनता है, तो वो रॉन्ग होगा, राइट हैंड रूल की डेफिनेशन के मुताबिक नहीं है। तो हम एल को रोटेट करेंगे बी की तरफ, और इनके ऊपर जो नॉर्मल होता है, बी और एल के ऊपर जो नॉर्मल है उसको राइट हैंड में ग्रैस्प करते होते हैं। तो इस नॉर्मल को जब ग्रैस्प करेंगे तो आपकी कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये देखें ऐसे शो कर रही है, और आपका इरेक्ट थंब किसको शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो इस रूल से भी आप लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और रूल भी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखने का। तो यहाँ पे देखें ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ पे सेंटर में ये एक वायर रखी हुई है, ये डॉट है यहाँ पे। डॉट मीन्स के करंट आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज आ रहा है, और क्रॉस का मतलब होता है इनटू प्लेन ऑफ पेज के कोई क्वांटिटी इनटू प्लेन ऑफ पेज है, और डॉट का मीनिंग क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज। तो ये एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज है। तो ये सर्कुलर फॉर्म जो है, एरोस जो हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं किसका, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद ये परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और नीचे उसका क्या है, साउथ पोल है। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अब आप इस साइड पे देखें, लेफ्ट साइड पे देखें अगर, तो परमानेंट का मैग्नेटिक फील्ड और वायर का मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे को री इन्फोर्स कर रहे हैं।
और दूसरी साइड पे इधर राइट साइड पे देखें, ये परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, अपवर्ड। इस साइड पे फील्ड कैंसल आउट कर रहे हैं, वीक फील्ड होगा, और इस साइड पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन इस कंडक्टर के ऊपर एक्ट करेगी वो स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन की तरफ करेगी, तो उसकी डायरेक्शन क्या बनी, राइट डायरेक्शन। तो आप ये काफ़ी सारे रूल हैं डायरेक्शन को डिटरमिन करने के, तो कोई भी रूल अप्लाई करके जो डायरेक्शन है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो अब इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है वो भी डिफाइन करना है, इसी टॉपिक का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक इंडक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ इसको डिफाइन करते हैं, कोई भी नेम आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ रॉड कैरिंग 1 एम्पेयर करंट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और फील्ड स्ट्रेंथ। सिंपल ये वाले कॉन्सेप्ट देखें जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उन्हीं से आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि एक चार्ज का फील्ड जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितने न्यूटन की, 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट करता है। इसी तरह आपने ये वाली डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। तो G इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है ये, फोर्स पर यूनिट मैस। अब मैस की वजह से ग्रेविटी आती है, तो फोर्स पर यूनिट मैस क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसी तरह मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो उसकी भी डेफिनेशन क्या है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। तो यहाँ पे B किसके इक्वल आ जाएगा, इन्हीं फॉर्मूला की तरह यहाँ पे B किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पेयर। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये मैस की वजह से प्रोड्यूस होता था तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट मैस था, ये करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है तो फोर्स पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ आ जाता है। तो सिंपल ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट 1 एम्पेयर, तो साइन अल्फा है, प्लेस्ड एट 90 एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। 1 मीटर की वायर है, उसमें करंट पास कितना हो रहा है, 1 एम्पेयर का, उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे रखा गया है। तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ से हम इसका यूनिट बना सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला। यहाँ से बनाए यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसके बाद करंट का यूनिट क्या होता है, अम्पेयर, ऊपर जाके पर अम्पेयर। तो लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं तो पर मीटर आ जाएगा। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर अम्पेयर पर मीटर। अदर यूनिट, इसका जो ये यूनिट्स नहीं है, यूनिट है, तो इसको गॉस में भी मेजर करते हैं। तो 1 गॉस जो है वो एक टेस्ला बड़ा यूनिट है, तो 1 गॉस जो है वो छोटा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। और ये किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -4 टेस्ला के इक्वल होता है। तो ये आज का टॉपिक यहीं तक था।